हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। और जीरो ऑर्डर में हमारे पास फॉर्मूला देखो ऐसे आ गया था सिंपल वाले केस का कि ए टी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी वुड बी रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी वुड बी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने कहा था। तो कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर के बारे में बात कर सकते हैं। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे मान लो, अब ये तो आपने पढ़ा ही है जीरो ऑर्डर में कि रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। और जब रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है तो इसका मतलब पहले 10 मिनट में जितना खर्च होगा रिएक्टेंट, उतने ही मोल्स नेक्स्ट 10 मिनट में खर्च होंगे, उतने ही मोल्स अगले 10 मिनट में खर्च होंगे। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टिंग इन द इक्वल टाइम पीरियड इज सेम इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखेंगे सिंस rate of reaction is constant, equal concentration of reactant reacts in equal time period। ये पहला पॉइंट हुआ। पहले 10 मिनट में अगर 1 मोल खर्च हुआ है तो अगले 10 मिनट में भी 1 ही मोल खर्च होगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो सिंस रेट ऑफ द रिएक्शन इज कांस्टेंट, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन इक्वल टाइम पीरियड। सेकंड, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन है एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन इज डेफिनेट पीरियड, टाइम पीरियड। तो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट्स इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। रिएक्शन completes in a definite time period। तो रिएक्शन कंप्लीट्स इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। क्यों? टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना था? वो एक फिक्स था, कितना? ए नॉट अपॉन के बराबर। अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में ये हमने फाइंड आउट भी किया था कि टाइम ऑफ कंप्लीशन इज ए नॉट अपॉन के। जितना ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगी टाइम ऑफ कंप्लीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक बात ध्यान रखना, ये केवल जीरो ऑर्डर ही है विच कंप्लीट्स इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। बाकी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर टाइम ऑफ कंप्लीशन इज इनफाइनाइट। ये बात वहीं लिखेंगे जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। तो थर्ड, वेरियस ग्राफ्स देखें तो ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के अगर ग्राफ देखें तो अब इक्वेशन तो पता ही है हमें, जैसे रेट ऑफ द रिएक्शन विच इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी एट एनी मोमेंट, टी मतलब एट एनी मोमेंट विथ टाइम। सिंस रेट इज कांस्टेंट, सो ग्राफ वुड बी हॉरिजॉन्टल लाइक दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू के। क्यों? रिलेशन क्या है? रिलेशन ये था ना, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी एट एनी मोमेंट एंड दैट इज इक्वल टू के। सो के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। और ग्राफ देखें, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए टी विथ टाइम। ग्राफ तो आप बड़ी आसानी से बना लेते हो, कब? जब आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन हो। तो इक्वेशन तो है हमारे पास, कौन सी? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। साफ दिखाई पड़ता है कि ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू माइनस के, नेगेटिव स्लोप के साथ। सो इट वुड बी लाइक दिस, लाइक दिस। सो व्हाट इज द स्लोप? व्हाट इज द इंटरसेप्ट? दिस वन, दिस इज ए नॉट। एंड व्हाट इज द स्लोप? Slope is equal to minus k, and this represents time of completion where concentration of the reactant becomes 0. So it will be a straight line. Straight line variation means linear variation.
तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज लीनियरली, लीनियर डिक्रीज। सो लाइक दैट यू से। और मान लो हाफ लाइफ कहना चाहें, मैंने कहा ना वंस यू हैव द मैथमेटिकल इक्वेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, ग्राफ बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे हाफ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लोगे, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन ये था कि उतनी ज़्यादा हाफ लाइफ होगी, तो ए नॉट अपॉन क्या था वो 2k। सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, जिसका स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप इज इक्वल टू, खुद ही बताओ कितना होगा, 1/2k के बराबर। तो ए नॉट जितना ज़्यादा, हाफ लाइफ उतनी ही ज़्यादा। सो लाइक दैट यू से खर्च हुई हुई कंसंट्रेशन, उसका भी ग्राफ बना सकते हो फर्स्ट ऑर्डर में, x विच इज इक्वल टू वॉट, ए नॉट माइनस AT। यही तो था टाइम के साथ में, तो ये तो पता था आपको, x इज इक्वल टू KT होता है ना ग्राफ। तो अगेन वुड बी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस एंड द स्लोप वुड बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्लोप विल बी इक्वल टू दैट इज k। तो इसका मतलब कितना खर्च हुई हुई अमाउंट सब्सटेंस की, that will go on increasing with the time linearly, all linear variation because the rate of reaction is constant। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो। एक पॉइंट और लिख लो, ये कौन सा नंबर था, नंबर वाइज लिख रहे थे, थर्ड फोर्थ। ये कभी कभी क्वेश्चन में काम आता है और बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखो स्टेटमेंट, concentration of reactant remaining after equal time period form an arithmetic progression AP सीरीज बन जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं, एक्सप्रेशन तो ये था ना, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT, ऐसे लिखते थे। अब मान लो T हर 10 मिनट के बाद ले, तो फिर ए नॉट तो ए नॉट है ही, उसमें तो क्या है, ठीक है, जीरो टाइम पर 10 मिनट के बाद में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बचेगी वो A10 होगी, वुड बी व्हाट, ए नॉट माइनस 10k। 20 मिनट के बाद, अनदर 10 मिनट्स के बाद में, व्हाट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, दिस विल बिकम ए नॉट माइनस 20k। ऐसी A30 वुड बी इक्वल टू ए नॉट माइनस 30k। समझ रहे हैं बात को, एंड सो ऑन। जरा देखना ये टर्म्स क्या हैं, these terms in AP or constitute an arithmetic progression। समझ गए बात को, with a common difference is equal to KT minus KT, that is a common difference। तो difference between A0 and A10 and A20 that is same, so that is a property of arithmetic progression। तो इस तरीके से you talk about the properties of or characteristics of the zero order reaction। एक तो important points और भी आएंगे यहाँ पर, तो लिखो एज ए नोट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसका, इसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन एग्जैक्टली यही नहीं था, बट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था वो, जहां गलती हो सकती थी स्टूडेंट से। अभी तक तो देखो आपने ऐसा लिया था कि ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, के वॉज द रेट कॉन्स्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, तो माइनस dA/dt, यही तो लिखा था आपने कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k, और एक्सप्रेशन आ गया था AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस KT, यही तो आया था। और हाफ लाइफ आ गया था ऐसे केस में ए नॉट अपॉन 2k, यही वैल्यू थी, यही था ना। चलो मैं एक काम करूँ, जरूरी थोड़ी है हर केस में कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 ओनली, या तो 1 है। मान लो ऐसा कुछ ले, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल था। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ, मान लो 3A कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट है, जीरो ऑर्डर ही,
के मान लो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। जनरली एरो के ऊपर अगर रेट कांस्टेंट लिखा हो तो हम कुछ ना कहा हो तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मान के चलते हैं, वरना क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि के क्या है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन मे बी डिफरेंट फ्रॉम द रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, राइट। तो यहां पर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, -1/3 dAt अपॉन dt। आपको पता है ये तरीका लिखने का, वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने यही सब बातें तो की थी, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, के। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के बराबर इनटू AT की पावर 0, वो के बराबर ही है इनफैक्ट। जरा इसको सॉल्व करना तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड -dAt अपॉन dt विल बिकम इक्वल टू 3k। तो जहां जहां k आना था वहां 3k आ जाएगा। अगर तुम खुद ही डिराइव करोगे इंटीग्रेट करके तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में वैल्यू विल कम आउट टू बी लाइक दिस, A0 -3k, लाइक दैट एक्सप्रेशन विल कम 3kt। साथ में हाफ लाइफ फिर कितनी होगी, A0 अपॉन 2 इंटू के, और जहां के ले रहे थे वो कितना लेंगे बताओ, कितना लेंगे, 3k। ऐसे आएगा। तो जहां जहां के था वहां 3k रिप्लेस हो गया, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब यहां से हम एक बात कह सकते हैं, इन जनरल अगर मान लो रिएक्शन ऐसी है, Ma कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट and k is the rate constant of reaction. Mind it, k is not the rate constant of disappearance of A. K is the rate constant of reaction here. Rate constant of reaction. यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बस यहीं गिर जाते हैं, यहीं निमट लेते हैं स्टूडेंट्स, यहीं कॉन्सेप्ट में वो फेल हो जाते हैं। k is the rate constant of reaction, तब उस केस में आप क्या लिखोगे, AT would be equal to A0 minus mkt, k will be replaced by mk into t। ये एक्सप्रेशन आएगा। और हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, A0 अपॉन वो 2k था ना, और जहां जहां k है वहां वहां क्या रखना है अब, mk। आई बात समझ में? ये तो जब था जब k रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन था। सुन लो यहीं एक और बात, इफ मान लो रिएक्शन ऐसी हो और क्वेश्चन ऐसा कह दे, क्वेश्चन कहे इस बात को, लिखे वो मेंशन करके कि k इज द रेट कांस्टेंट ऑफ A। अंतर है दोनों केसेस में, यहां रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन तक के, यहां रेट कांस्टेंट ऑफ A बोला है क्वेश्चन ने। तो फिर तो ये A का रेट कांस्टेंट है भाई। तो फिर -dA अपॉन dt, व्हाट इज इट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। यही तो हुआ, एंड दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ ए। और रेट कांस्टेंट ऑफ ए तो क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, ए इंटू AT की पावर 0 ऑर्डर लेके बात कर रहे हैं। तो फिर इस केस में एक्सप्रेशन वापस वही आएगा, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। गड़बड़ मत करना, बिल्कुल भी जरूरत पड़े तो 2 बार लिख के करो, नोट्स तो बनाने ही होते हैं, हवा में ना होंगी ये सब चीजें। पहली दूसरी बार पढ़ो तो थोड़ा कम समझ में आता है, धीरे धीरे जब आप चीजों को समझने लगते हो तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। तो इसका मतलब के कौन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। के अगर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है तो फिर एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, और यदि के रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है तो फिर इस तरीके से लिखेंगे हम। समझ में आ रही है बात? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहां तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं इस वाले केस में, सर यहां तो कुछ, अरे यहां तो 1 है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए इज सेम एज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो यहां कोई अंतर नहीं है। अंतर जब आएगा व्हेन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट 1। तो फिर आपको डिपेंडिंग अपॉन के क्या दिया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू टेक इट। और ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है 2019 के जेई मेन में। जेई मेन में बीच बीच में बढ़िया सवाल भी आ जाते हैं, 30 की जगह 25 का क्वेश्चन भी तो करने होते हैं अब आपको।
सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं बताता हूं क्या है। तो हम लिख रहे थे एज ए नोट, एक पॉइंट तो लिख लिया था। सेकंड पॉइंट, जैसे मान लो अभी तक तो हमने ऐसा केस लिया जीरो ऑर्डर का जिसमें हमने सिंगल रिएक्टेंट लिया। दो रिएक्टेंट हो तो मान लो ए प्लस कुछ, मान लो ये 2b कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो फिर कैसे लिखोगे? -1/अपॉन डी अपॉन डी टी। तरीका तो मालूम ही है, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। -1/2 dB अपॉन dt and that would be equal to k into concentration of A t की पावर 0 B t की पावर 0। प्रैक्टिकली ये k के बराबर ही हो गया है। जीरो ऑर्डर ही, जीरो ऑर्डर लेके ही बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा जीरो ऑर्डर के लिए। अभी तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार अपीयर होता है। यहां से जरा मैं अगर इसको सॉल्व करूं और इंटीग्रेट करूं, ये तो डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया। मैं बता चुका हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशियल रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। चलो हम यहां से इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड आउट करें जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो AT इंटीग्रेट करोगे तो AT का एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहां तो 1 ही है ना कोफिशिएंट, तो वैल्यू विल कम आउट टू बी A0 माइनस KT। ऐसे B का एक्सप्रेशन आ जाएगा, कंसेंट्रेशन का आफ्टर टाइम T विल बी इक्वल टू B0 माइनस, यहाँ 2 है तो 2B आएगा तो 2KT। ये एक्सप्रेशन आ गए। ऐसी यहां पर हाफ लाइफ आ जाएगी रिएक्टेंट A की A0 अपॉन 2 इंटू K। ऐसी हाफ लाइफ आ जाएगी B की, बोलो क्या लिख दूं? B0 इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन व्हाट वैल्यू 2 इंटू K। K की जगह इस बार क्या कर दूं? 2K। अभी पढ़ के चुके हैं हम, अभी 5-10 मिनट पहले ही। तो K की जगह क्या आ जाएगा? 2K। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो गई B0 अपॉन 4K। तो इसका मतलब ये एक रिएक्शन थी जिसमें दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व थे। अगर मैं A और B की हाफ लाइफ को बराबर करूं तो देखूं क्या कंक्लूजन निकल के आता है। इफ हाफ लाइव्स of A and B are equal, then let us see क्या हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन A0 अपॉन 2K in that case would be equal to B0 अपॉन 4K। यही तो था। K से K कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, साफ दिखाई पड़ता है। इन दैट केस B0 कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 2A0। जरा देखना इक्वेशन कौन सी ली थी हमने। स्टैइक्योमेट्री क्या थी रिएक्शन की? A प्लस 2B कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ऐसे लिखा था हमने। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये हुआ कि इफ एट ऑल A और B की हाफ लाइफ इक्वल होनी है तो कंसेंट्रेशन ऑफ B इनिशियली शुड बी टेकन 2 टाइम्स द कंसेंट्रेशन ऑफ A। तो इसका मतलब दे शुड बी प्रेजेंट इन द 1:2 मोलर रेशियो फॉर हाफ लाइव्स टू बी इक्वल। यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाफ लाइव्स टू बी इक्वल। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो सभी रिएक्टेंट्स की हाफ लाइव्स जब भी इक्वल होंगी जब इनिशियल कंसेंट्रेशन आर प्रेजेंट इन देयर मोलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज। अगर A का 1 मोल लिया है तो B के 2 मोल लेने पड़ेंगे, तब जाकर के दोनों की हाफ लाइव्स इक्वल होंगी। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। कैसे? जरा देखना, A प्लस 2B कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। मान लो ये 1 मोल ले लिया, ये 2 मोल लिया, 1:2 के रेशियो में लिया और 1:2 इसकी मोलर स्टोइकियोमेट्री है। तो ऑब्वियसली हाफ लाइफ पर T हाफ ये आधा मोल खर्च हो पाएगा, तो फिर ये अपनी अमाउंट का आधा खर्च होगा तो ये 1 मोल खर्च होगा। तो वापस क्या बचा? 0.5 मोल। ये कितना बचा? 1 मोल। इसका मतलब सेम टाइम में A भी आधा हो गया और B भी आधा हो गया एज पर द स्टोइकियोमेट्री। In that case, you can define the half-life of reaction also. See, half-life of reaction means, अगर मान लो मैंने केस ऐसा ले लिया होता A प्लस 2B कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना,
सब अच्छे पॉइंट चल रहे हैं। ये 1 मोल ले लेता और ये मैं 5 मोल ले लेता। इस बार मैंने मोलर रेशियो में नहीं लिए ये। तो अगर ए आधा हो जाता, मान लो 0.5 मोल खर्च होता, तो फिर ए के बदले में बी दुगना खर्च होता, तो ये 1 ही मोल खर्च होता बस। ये 4 मोल बचा रह जाता बी, और ये 0.5 मोल बचा रह जाता। नहीं है हाफ लाइफ। ए की हाफ लाइफ तो आ गई उस टाइम पीरियड में, बी आधा हुआ ही नहीं। कहां हुआ? 5 के 2.5 कहां हुए? 5 के तो 4 मोल रह गए ना। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इसका मतलब ए और बी की हाफ लाइफ जब इक्वल नहीं है तो रिएक्शन की हाफ लाइफ भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। रिएक्शन की हाफ लाइफ का मतलब क्या? व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यूज। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन? द टाइम पीरियड इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स बिकम हाफ ऑफ देयर इनिशियल वैल्यूज। कहां हो पाए इसमें? सेकंड वाले केस में। तो यहां हाफ लाइफ डिफाइन नहीं हो सकती। तो इन सच केस, इन दिस केस, half life of reaction cannot be defined, can't be defined। जबकि आप यहां कह सकते थे in this case half life of reaction is equal to half life of reactant A is equal to half life of reactant B। समझ गए बात को आप? तो इसका मतलब रिएक्शन की हाफ लाइफ when 2 or more reactants are involved in the chemical reaction can be defined only when the half life of all the reactants are equal, and that will be equal only when the initial concentrations of the reactant are taken in their stoichiometric ratios। पल्ले पड़ा कुछ? अब आ रहा है समझ में ना? खोपड़ी लगाओ, बुद्धि। बादाम खाया करो बढ़िया, रात को भिगो लिया करो 5-6 बादाम, 8 बादाम, और सुबह को बस उन्हें छील करके छिलका फेंक दिया करो, और उसके बाद बादाम खाओ चबा चबा करके। दिमाग बढ़ जाएगा बढ़िया से। हमें भी पढ़ा दोगे फिर तो। लिख लो इस बात को, तो इस पॉइंट को लिख लो। क्या? फॉर अ रिएक्शन involving 2 or more reactants half life of reaction is defined only when the initial concentration of reactants were taken in their molar stoichiometric ratio। in such case, अगर मोलर रेशियो में लिए गए हैं, you can say that half life of reaction is equal to half life of all reactants। आ गई बात समझ में? so like that you say। तो half life of reaction is equal to half life of all the reactants। ये जब होगा जब initial concentration of all the reactants are taken in their molar stoichiometric ratios। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सर ये जीरो ऑर्डर के लिए आपने इलस्ट्रेट किया है तो जीरो ऑर्डर के लिए ये। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑर्डर। This concept is applicable for every order। जीरो ऑर्डर थोड़ा आसान होता है एनालाइज करने के लिए, तो हमने जीरो ऑर्डर लेकर के ये कंक्लूजन हमने लिख दिया, बता दिया, समझा दिया। बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फॉर एवरी ऑर्डर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर इज अंडरस्टूड। बस यहीं खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।